केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। हमें जो करना है मेजरली वो ये दो एनर्जीज करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इन दो एनर्जीज का जो सम होता है ना, जो टोटल होता है इन दोनों एनर्जीज का, काइनेटिक और पोटेंशियल का, उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा काइनेटिक एनर्जी शुरुआत करते हैं। हमें ये दो एनर्जी पढ़नी है, बस इसमें डिटेल में दो एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। केमिकल एनर्जी किस तरह? केमिकल एनर्जी वो होती है जैसे आपने देखा है ना, ये मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है, वो बैटरी जो एनर्जी डिलीवर करती है वो केमिकल एनर्जी होती है, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है और फिर वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हमारा मोबाइल जिस एनर्जी पर ऑपरेट होता है वो एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और अंदर जो उसकी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो आयंस के फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो आयंस क्या होती है? केमिकल एनर्जी। ये चीज़ काइनेटिक एनर्जी में नोट करें, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नोट करिएगा, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy. Is called kinetic energy. उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी देखिएगा, हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक स्कूटर खड़ा हुआ है, स्कूटर पर कोई बंदा बैठा हुआ है और स्कूटर जो है स्कूटर स्टार्ट है, स्कूटर का जो फ्यूल है उसके अंदर पेट्रोल भी है। तो इसका मतलब क्या है? हम ये कहेंगे कि जब स्कूटर स्टार्ट है तो इसका मतलब स्कूटर के अंदर एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एक कैपेसिटी है कि अगर हम उसको एक्सेलरेट करेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब स्कूटर रेस्ट में है तो रेस्ट के अंदर स्कूटर इज शोइंग दैट कि इट कैन मूव। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो तब उसके अंदर अगर हमें पता चल रहा है कि उस बॉडी के अंदर एनर्जी है, वो बॉडी मूव कर सकती है, तो तब जो उसके अंदर एनर्जी होगी तब तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, तब तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो बॉडी मोशन में आ गई, यानी कि जब वो बॉडी मूव कर रही है, तो मूवमेंट के दौरान उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन में है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक खड़ा हुआ स्कूटर जो कि स्टार्ट है तो इट कैन मूव, वो चल सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और एक चलता हुआ स्कूटर जो कि ऑलरेडी मोशन में है, तो जैसे ही बॉडी मोशन में आती है तो मैं ये कहूँगा कि अब उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए? हमने क्या करा, हमने धनुष बाण होता है, धनुष बाण, हमने धनुष बाण ले लिया हाथ में और हमने उसको ऐसे खींचा, जो उसका जो एरो है, एरो को मैंने बो में लगाकर और उसको ऐसे खींचा। अब खींचा तो खींचने के बाद मैंने उसको होल्ड कर रखा है ना पीछे से, तो जब मैंने होल्ड कर रखा है तो एकदम से मैं बोलता हूँ कि मैं छोड़ दूँ उसको, मैं छोड़ दूँ, तो अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो बड़ा तेज़ी से आगे जाएगा। तो जैसे ही मैंने उसको पीछे खींच रखा है, तो खींचने का मतलब क्या है कि उसके अंदर अब एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि अगर मैंने उसको रिलीज़ कर दिया एकदम जाएगा तेज़ी से आगे। लेकिन जैसे ही उस एरो ने मूव करना शुरू करा, अब वो हवा में है, वो मूव कर रहा है, तो यानी कि वो मोशन में आ गया, तो उस दौरान उसके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, पोजीशन मतलब रेस्ट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एंड द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई बॉडी मोशन में है तब उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सर ठीक है, हाइड्रो एनर्जी नहीं होती? कौन सी? हाइड्रो एनर्जी।
हाइड्रो एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी होती है कि जब कभी पानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा किसी डैम की हम बात कर रहे हैं, और डैम में क्या होता है कि डैम में ना बहुत बड़ा जो नदी है, तो नदी के आपने आगे एक बैरियर लगा दिया, बैरियर लगा दिया आपने, बैरियर लगा दिया तो आपने पानी रोक दिया नदी का। और उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैं अपने हिसाब से इसके पानी को छोड़ूंगा, तो हमने क्या करा, उसके आगे टर्बाइंस लगा दी। टर्बाइंस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं। तो अगर हमने उस पानी को छोड़ा तो पानी की ये प्रॉपर्टी है, वो कंटिन्यूसली रिवर में पानी कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। तो ये नेचर है। तो नेचर की वजह से रिवर में जो पानी है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। तो जब पानी कंटिन्यूसली फ्लो करेगा तो आगे एक फ़ैन लगा हुआ है, पानी के अंदर ही नदी में ही आपने बड़े बड़े टर्बाइंस लगा दिए। टर्बाइंस मतलब बड़े बड़े आपने फैंस लगा दिए। और वो जो फैंस जब घूमेंगे तो घूमने से होगा क्या, कि घूमने से कोई भी जब चीज़ है, आप ये सोचिएगा जनरेटर अगर चलते हुए देखा हो तो जनरेटर में एक गोल 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 करके एक बड़ा सा व्हील होता है, वो घूमता है जनरेटर के अंदर। उसको घुमाता कौन है, इंजन घुमाता है। और इंजन में क्या पड़ता है, डीजल या पेट्रोल, वो गिरता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो घूमता है। अब मुझे डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डैम के आगे टरबाइन लगा दिया, उस टरबाइन को मैंने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, जब वो टरबाइन उस पानी के फ्लो, पानी लगातार ऐसे 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 फ्लो करता जाएगा, फ्लो करेगा तो वो फैंस को ऐसे 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 घुमाता जाएगा। समझ गए कि नहीं? विंड एनर्जी का। हाँ, तो जब वो उसको घुमाता जाएगा तो टर्बाइंस ने घूमना शुरू कर दिया ना, तो वही काम जो डीजल और पेट्रोल कर रहा है, अब उसी काम को कौन कर रहा है, पानी कर रहा है, पानी कर रहा है। अब जब पानी कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो ये जो पानी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो इज फॉर वाटर। जहाँ पर भी कभी हाइड्रोलिसिस की बात आएगी तो मैं कहूँगा केमिस्ट्री में अगर हाइड्रोलिसिस की बात आएगी तो किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में हम वाटर को अगर मिक्स कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, उसकी यहाँ पर ज़रूरत थी नहीं इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा। वैसे जो मूवी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना सर, हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ज़रूरत थी नहीं इस वजह से मेंशन नहीं करा है। उसका रीज़न ये भी है कि पानी की वजह से एनर्जी जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं काइनेटिक में ही आ जाती सर है। एट द एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो रही है बाद में जाके। अब जरा देखते हैं फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में आप नोट करें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड the kinetic energy of a moving body the kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work is measured by the amount of work it can do before coming to rest. It can do before coming to rest. रेस्ट में आने से पहले वो जो भी काम करेगा तो वो सारा का सारा किस कैटेगरी में लाई करेगा, काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में लाई करेगा। इसके बाद देखिएगा इसका एक डेरिवेशन है, फॉर्मूला इसका होता है हाफ mv², हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और डेरिवेशन का मतलब क्या है कि हमें फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला जाए, तो वो कैसे निकालेंगे, आप लिखिएगा सपोज अ बॉडी, ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं, suppose a body of mass and moving with velocity small v
Suppose a body of mass m moving with velocity small v, is at position A as shown in figure. Is at position A as shown in figure. Is at position A as shown in figure. उसके बाद ये बॉडी जो है ये मूव करते हुए कुछ टाइम में यहाँ पर आ जाती है पॉइंट बी पर आ जाती है ये बॉडी कुछ टाइम में मूव करते हुए। तो ये जो बॉडी है ना ए, इसका मास है m, और ये जो ऑलरेडी मूव कर रही है ये वेलोसिटी स्मॉल v के साथ मूव कर रही है। और ये कितना मूव कर रही है, ये मूव कर गई डिस्प्लेसमेंट s। तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करा जाता है तो अगर मान लीजिए इसकी इनिशियल पोजीशन में लेकर चल रहा हूँ, बॉल की इनिशियल पोजीशन लेकर चल रहा हूँ, तो इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक का ही डिस्टेंस मेज़र करा जाता है। इनिशियल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक का ही डिस्टेंस मेज़र करा जाता है। इनिशियल से फाइनल का थोड़ी करूँगा मेज़र भाई, इसकी ये इनिशियल वाली पोजीशन है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि बॉल में तो ये वाला पोजीशन भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, सेम करनी चाहिए ना। हमने जिस तरीके से स्टार्ट करा है मेजरमेंट करना, हम उसी तरीके से तो मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो इंसान पहाड़ पर चढ़ता है या किसी पोल पर वो क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। तो जब वो पोल पर क्लाइंब कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई हमें ये देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस मेज़र कर लिया। हम मान लीजिए हम ये कहें कि भाई उसने जो है नीचे से लेकर ऊपर तक 6 फुट डिस्टेंस मेज़र कर लिया, तो वो हम कैसे मेज़र करेंगे। हमने कहा कि हमने उसके पैर से अगर मेज़रमेंट करना शुरू करा था कि इनिशियली उसके पैर कहाँ पर थे, तो वो इस पॉइंट पर थे, ए पॉइंट पर, तो फाइनली उसके पैर कहाँ पर पहुँचे, बी पॉइंट पर पहुँचे। तो इनिशियली जो उसके पैरों की पोजीशन थी और फाइनली जो पैरों की पोजीशन, उनमें डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो वो आ जाएगा 6 फुट। और अगर मान लीजिए हमने इनिशियल मेज़रमेंट तो करा उसके पैरों से और फाइनली मैंने कहा कि नहीं सर तक का मेज़रमेंट करना है, ठीक है। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ऑफ मेज़रमेंट और फाइनल पॉइंट ऑफ मेज़रमेंट के अंदर कितना अंतर है, 6 फुट का, क्योंकि 6 फुट की उसकी भी हाइट ऐड हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि अरे मैं तो 12 फुट मूव कर गया, 12 कहाँ करे हो भाई, 6 फुट तो तुम्हारी खुद की हाइट है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि बॉल यहाँ से यहाँ आ गई मूव करते हुए, तो मैं अगर इनिशियल पॉइंट से मेज़र कर रहा हूँ तो मैं इनिशियल से इनिशियल तक ही मेज़र करूँगा। मैं अगर फाइनल तक मेज़र करने लगा तो बॉल का जो डायमीटर है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई ये तो तुम्हारा डायमीटर है, ये तुमने डिस्टेंस ट्रैवल थोड़ी करा है, नहीं समझे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले जितना भी उसने वर्क करा है वही वर्क जो है वो एनर्जी कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी वो सेम ही होती है, तो हम ये कहेंगे कि वही हमारा काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। अब मैं ये कहूँगा यहाँ पर इस पर एक फोर्स ऐसे लग रही है F, एक फोर्स ऐसे लग रही है, ये जो F फोर्स ऐसे लग रही है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ लिख लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंटिन्यूसली इसको रोक रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें। तो फ्रिक्शन कौन सी एनर्जी है? फ्रिक्शन जो है ना फोर्स है, वो एनर्जी है ही नहीं, है ना, तो फोर्स है। Let capital F be the force of friction. Let capital F be the force of friction
which acts on this body in the opposite direction. Got this. Which acts on this body in the opposite direction. Bracket में लिखिएगा as shown. As shown. अब लिखें तो Friction. अब लिखिएगा इन गोइंग थ्रू a distance, in going through a distance s against the opposing force, through a distance s against the opposing force, in going through a distance capital S against the opposing force capital F, the body has done some work. The body has done some work. अगर कोई हमें कंटिन्यूसली रोक रहा है, कोई हमें कंटिन्यूसली रोक रहा है और हम मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ तो वर्क कर रहे हैं ना उस फोर्स को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये फ्रिक्शन वाली फोर्स कंटिन्यूसली इस बॉल को रोक रही है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। तो अगर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कंटिन्यूसली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बॉल को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ रहा है ना, उस फोर्स को ओवरकम करके वो आगे की तरफ बढ़ रही है बॉल। तो इन गोइंग थ्रू अ डिस्टेंस s अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, द बॉडी हैज डन सम वर्क, दिस वर्क इज इक्वल टू f इंटू s। तो ये जो वर्क डन होगा ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड एज द बॉडी, हाँ इसी के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, एंड एज द बॉडी इज इन मोशन, सो this work done will be stored in the body. This work done will be stored in the body as kinetic energy. As kinetic energy. तो kinetic energy is equal to force into डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, ठीक है। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि इस दौरान ये जो डिस्प्लेसमेंट S है, इस डिस्प्लेसमेंट मतलब इतनी दूरी कवर करने के लिए बॉडी तो मोशन में ही रही ना, तो जब बॉडी मोशन में रही तो मोशन के दौरान जो वर्क डन करती है बॉडी, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए इस वर्क डन को मैंने काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस। अब नोट करें नेक्स्ट पॉइंट, during this time, if the body during this time
ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब ये ट्रैवलिंग वाला जो टाइम है, ड्यूरिंग दिस टाइम इफ द बॉडी हैज फाइनल वेलोसिटी of capital V and acceleration बल्कि एक काम करें, एज फाइनल वेलोसिटी ऑफ v ना लिखें, 0 लिखें, एंड एक्सेलरेशन इसको लिखें -a, एंड एक्सेलरेशन -a। सर जीरो क्यों है ऐसा? बताओ, मैं तो पूछने वाला था ये चीज़। क्योंकि वो बॉडी रुक जाती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई पूरे टाइम वो मोशन में रहेगी, मुझे तब तक का मोशन जो है, मतलब तब तक का मेरे को जो है उसका पूरा का पूरा जो है ये टाइम पीरियड, वो वाला टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में वो मोशन में है, तो फाइनली तो वो रुक ही रही है ना बॉडी, ठीक, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा है, वो उसको रोक रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी। और जब भी कभी फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनली बॉडी जब भी कभी रुकती है तो एक्सेलरेशन को a ना लेकर -a लेते हैं, रिटार्डेशन होता है वो, तो इसलिए एक्सेलरेशन को मैंने -a ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आप देखिएगा, अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये नेक्स्ट पॉइंट है, अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square, applying third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as। अब v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी v थी, जो स्मॉल v है वो हमने इनिशियल वेलोसिटी ली थी, तो स्मॉल v स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिया? -a, और s की जगह तो s है ही, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 is equal to v square, 2 into -a is -2a, v square -2as, ये हो गया। -2as को इधर ले आओ, -2as इधर आकर हो जाएगा, प्लस का 2as is equal to v square। तो v square is equal to 2as या 2as is equal to v square, ये हमारे पास आ गया। काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वेशन 1 बोला था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास इतना आ गया, W2as is equal to v square। फिर हम ये कहेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इंप्लाइज दैट A is equal to F upon m। यहाँ लिखिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू putting this value of A in equation 2, A की इस वैल्यू को आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है? F अपॉन m, तो 2 into F अपॉन m into S
इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब क्या करिए, m को इधर ले जाइए, तो 2 इंटू एफ इंटू एस इज इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर। और ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइंग है, तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा ये। तो एफ इंटू एस इज इक्वल टू हो गया, एफ इंटू एस इज इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। एफ इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब ये एफ इंटू एस जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं ये कह सकता हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि एफ एस की जगह आप लीजिए के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है जी, क्लियर है? दोबारा बोलो। हाँ, डेरिवेशन है तो प्रॉपर्टी में स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं लिख सकते फिर वही है कि मतलब टीचर नंबर दे या ना दे, फिर उसके ऊपर है। वो कहेंगे कि आपने न्यूमेरिकल पोर्शन जो है, जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो तो कर दिया, आपने एक्सप्लेन नहीं करा उसको। सर फिर वही है ना कि मार्क्स ऊपर भेज वो चीज़ है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ में आ गया कि नहीं? आयुष, अमोघ, अनवी, मृदुल, सूर्यांश सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। क्वेश्चन 1 में है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम। सर बड़ा चैप्टर है पता चला पता चला। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass calculate the kinetic energy of a body of mass 2 kilogram moving with a velocity of moving with a velocity of 0.1 meter per second. 0.1 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने मास दे दिया 0.01 जूल्स। सर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। आंसर क्या है इसका? ये होता नहीं है हो रहा है पर 0.0 हाँ ठीक है 0.1 का 0.1 सर ये कैसे बजा रही है? चलाई दे रही है खर्चा नहीं। आवाज सुनाई दे रही है? क्या आवाज आ रही है? अरे सुनाई दे रही? किससे? अब ये पूछेगा मास के लिए। भी बोल रहा है और क्या? जो मास होता है ना, मास की ऐसा यूनिट यही होती है किलोग्राम। अब मास तो मुझे किलोग्राम में ही दे रखा है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट ये मीटर पर सेकंड होती है, तो ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो ये पूरी तरह से सही है। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ एम वी स्क्वायर करना है, ठीक है। 0.0 हाँ। तो ये हो गया
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास कितना है 2, v कितना 0.1 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 0.01 जूल। न्यूटन मीटर। हाँ तुम्हारी मर्जी है, न्यूटन मीटर लिख देना। तो वही उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अलग ही चीज़ है। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या है? Two bodies of equal masses move with uniform velocities. Two bodies of equal masses move with uniform velocities दवाई निकालते हैं। move with uniform velocities v and 3v respectively. V and 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energies. Find the ratio of their kinetic energies. तो मुझे इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशो बताना है। अच्छा, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, तो वन नेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। तो बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों का मास इक्वल है तो दोनों के मास को m m मान लो आप, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो पहली बॉडी का मास कितना है v और दूसरी बॉडी का मास कितना है? वो पहली बॉडी का जो वेलोसिटी है वो v है, मास दोनों का सेम है और इसकी वेलोसिटी हो गई 3v। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बचा? v स्क्वायर अपॉन 3v का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9v स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कितना? ये 1 बचा, 1:9, ठीक है। ये है इसका रिजल्ट। चलिए जी ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी जो है मैं आपको कल करवाता हूँ। कल शाम को ही आपकी क्लास होगी, वही शाम को 7 बजे, ठीक है। और उसमें हम मैथ्स करेंगे। क्या सर करा तो मुझे लगा वो लोग कुछ नहीं करेंगे।